हेलो। आज के दिन हमारा हार्डी-सुल्ज़ रूल को जाएगा। हार्डी-सुल्ज़ रूल अक्सर करके आपने सबने देखा है कि दूध फट जाता है। दूध के फटने के पीछे का कारण क्या है? उसका कारण है कोगुलेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। आई मस्ट राइट ओवर हियर। तो अगर इस टॉपिक को ठीक से समझना है तो कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में और कोगुलेशन के बारे में थोड़ा सा हमें समझ लेना चाहिए, एक बार रिकैप कर लेना चाहिए। अगर हम कोलाइडल सॉल्यूशन की बात करें तो कोलाइडल सॉल्यूशन प्राइमरीली दो तरह के होते हैं, लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशन, लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशन, और एक होता है लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशन। अनदर वन इज लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशन। अब हम बात करें कि कोलाइडल सॉल्यूशंस क्या होते हैं, तो सी हियर द बिगर साइज पार्टिकल्स, ऐसे पार्टिकल्स जिनका डायमीटर 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है। अगर इस डायमीटर साइज वाले पार्टिकल्स जिनको हम कोलॉइड्स बोलते हैं, अगर इनको हम पानी में डिस्पर्स कर दें तो उस तरह के सॉल्यूशन को हम बोलते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन। अगर 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर डायमीटर वाला कोई भी पार्टिकल्स हम पानी में डिस्पर्स कर दें, डिसॉल्व कर दें, तो उस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन। ये जो पार्टिकल है जिसकी डायमीटर इसके बीच की रेंज कर रही है, ये पार्टिकल्स कोलॉइड्स कहलाते हैं। और कोलॉइड्स दो तरह के होते हैं, एक लायोफिलिक और एक लायोफोबिक। अगर लायोफिलिक कोलॉइड्स यहां पे डिस्पर्स होगा तो लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशन, अगर लायोफोबिक कोलॉइड्स डिस्पर्स होगा तो उसको बोलेंगे लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशंस। तो समझ में आया आपको कि कोलाइडल सॉल्यूशंस आर द सॉल्यूशन which is made up of dispersed phase and dispersion medium. Most importantly, the diameter of dispersed phase, which is usually called as colloids, must ranges between 1 nanometer to 1000 nanometer. यानी कोई पार्टिकल इस साइज रेंज का अगर पानी में डिसॉल्व है, डिस्पर्स है, तो उसको कोलाइडल सॉल्यूशन बोलेंगे। लेकिन ये जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं जो पानी में डिस्पर्स हैं, ये दो तरह के मैं बता रहा हूं। वो इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं, इनका नेचर और पानी का नेचर, दोनों का नेचर सेम है, जिसकी वजह से पानी आसानी से इनसे इंटरैक्ट कर सकता है। पानी और इसमें बहुत अच्छा खासा मेल मिलाप रहेगा, बोथ कैन इंटरैक्ट। लेकिन यहां पे ये जो मैंने बिगर साइज पार्टिकल्स की बात करी है, वो बिगर साइज पार्टिकल्स जो होते हैं उनका नेचर और पानी का नेचर एक जैसा नहीं होता है। इनफैक्ट मैं आपको बोलूं तो ये जो पार्टिकल्स हैं वो ऑयल के पार्टिकल्स हैं, और ऑयल के पार्टिकल्स को आपने पानी में डिसॉल्व करना है, आसानी से नहीं हो पाता है। ऐसा करने के लिए अगर आयल्स के ग्लोब्यूल्स को आपको पानी में डिसॉल्व करना है, तो ऐसा करने के लिए हमें एक केमिकल की जरूरत पड़ती है। उस केमिकल का नाम है सोप, साबुन। क्या नाम है? साबुन। जिसको हम पानी में डिसॉल्व करेंगे तो ये टूट जाएगा कैसे? COO- में और Na+ में। और Na+ कहां घूमता हुआ पाएगा? यहां पे ये जो पानी है, इस पानी में क्या पाया जाएगा? Na+। ये मोबाइल रहेगा, घूमता रहेगा इधर उधर। और ये जो पार्टिकल्स हैं बड़े वाले, इसमें लंबी पूंछ जो दिख रही है, ये समझ चुके हैं हम लोग कि ये ऑयल में इंटरैक्ट करेगी। तो अगर ये ऑयल में इंटरैक्ट करेगी तो ये लंबी पूंछ को मैंने ऑयल में दिखा दिया, लंबी पूंछ को मैंने ऑयल में दिखा दिया, लंबी पूंछ को मैंने ऑयल में दिखा दिया, और ये नेगेटिव चार्ज को मैंने यहां पे इस तरह से दिखा दिया, इस तरह से दिखा दिया, इस तरह से दिखा दिया। इसी सोप को हम लोग बोलते थे इमल्सिफाइंग एजेंट। इमल्सिफाइंग एजेंट, इमल्सिफाइंग एजेंट।
और ये इमल्सिफाइंग एजेंट का काम क्या होता है कि ये ऑयल के साथ भी जुड़ा रहता है और इसके पोलर पार्ट जो होते हैं वो पानी के साथ इंटरेक्ट करते हैं और इसी वजह से यहां पे ये ऑयल पार्टिकल्स इस पानी में डिस्पर्स हो पाता है, ये ऑयल पार्टिकल इस पानी में डिस्पर्स हो पाता है। तो जब कोलाइडल पार्टिकल्स और डिस्पर्सन मीडियम का फेज सेम होगा तो उसको हम लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशन बोलेंगे, और अगर कोलाइडल सॉल्यूशन में डिस्पर्सन मीडियम और डिस्पर्स फेज यानी ऑयल इन दोनों का नेचर अलग अलग होगा तो उसको हम लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशंस बोलेंगे। अब यहां पे क्या है, ये पार्टिकल की साइज ऑलरेडी इतनी बड़ी हो चुकी है कि इनका सरफेस एरिया बहुत ज्यादा है। अगर इनका सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, और अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो जाहिर सी बात है कुछ समय के बाद ये आपस में धीरे धीरे पास आना शुरू करेंगे, चिपक जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, ग्रेविटी का प्रभाव अच्छी तरह से पड़ने लगेगा जिसकी वजह से नीचे कोगुलेट या प्रेसिपिटेट हो जाएंगे। तो अगर लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशंस जिसमें सॉल्यूट पार्टिकल्स यानी कोलाइड्स और डिस्पर्सन मीडियम दोनों का नेचर सेम होता है, वो आराम से कोगुलेट कर सकते हैं जस्ट बाय स्टैंडिंग, जस्ट बाय ऑन, अपने आप ये कर सकते हैं over the time period. That doesn't happen immediately. It takes time. तो थोड़े समय के बाद एक दिन, 2 दिन, 5 दिन के बाद डिपेंडिंग ऑन सॉल्यूशन ये पार्टिकल्स आपस में पास आके नीचे बैठ सकते हैं और यहाँ पे कोगुलेशन हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब अगर यहाँ पे ये पार्टिकल प्रेसिपिटेट कर गए तो हमको सर पीटने की जरूरत है क्या? अगर आपको सॉल्यूशन ही चाहिए, नहीं चाहिए कि ये प्रेसिपिटेट मिले आपको, तो सिंपल आप एक काम करो, इसको फिर से शेक कर दो, चम्मच डालो, इसको फिर से हिला दो, स्टिर कर दो आप। अगर आपने स्टिर कर दिया है तो इसका मतलब है इट कैन बी रीगेन इनटू द कोलाइडल सॉल्यूशन फॉर्म। इसका मतलब है लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशन जो होते हैं वो रिवर्सिबल नेचर के होते हैं, मतलब एक बार अगर वो कोगुलेट कर भी गए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, दे कैन बी रिवर्स्ड इनटू द कोलाइडल सॉल्यूशन जस्ट बाय स्टिरिंग, जस्ट बाय शेकिंग। इसको हिला लीजिए, मिक्स कर लीजिए, फिर से वापस वो सॉल्यूशन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। बट व्हाट अबाउट दिस लायोफोबिक? कैन यू थिंक ऑफ लायोफोबिक में क्या होगा? लायोफोबिक में ऑलरेडी बवाल चल रहा है, यहां पे डिस्पर्सन मीडियम और कोलाइडल पार्टिकल्स का नेचर अलग अलग है, उसकी वजह से यहां पे इनको डिस्पर्स करने के लिए ऑलरेडी एक नए केमिकल की जरूरत पड़ी, नए एजेंट की जरूरत पड़ी, इमल्सिफाइंग एजेंट। किसी तरह से बड़ा मुश्किल से ये इमल्सिफाइंग एजेंट की मदद से डिस्पर्स हुआ था। अगर इसको कोगुलेट करना होगा तो ये क्या करेगा भाई? ये पार्टिकल्स अगर आप ध्यान से देखिए, ये पार्टिकल्स पूरे नेगेटिवली चार्ज हैं, ये पार्टिकल्स पूरे नेगेटिवली चार्ज हैं, ये पार्टिकल्स पूरे नेगेटिवली चार्ज हैं, तो ये पास आ पाएंगे क्या कभी? ये पास नहीं आ पाएंगे क्योंकि इसका नेगेटिव चार्ज इसके नेगेटिव चार्ज को रिपेल करेगा, and because of only that repulsion they remain as a solution, they never collapse together and settle down। अब अगर इसको कोगुलेट करना है तो समझ लीजिए आपके पास एक ही चारा है, बाकी सारा मुलायम खा गए, नीलालू खा गए, वो ये चार्ज खत्म कर दो। अगर ये चार्ज खत्म कर दोगे तो ये पार्टिकल न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, और न्यूट्रलाइज हो जाएंगे तो क्या होगा? न्यूट्रल पार्टिकल्स कैन कम टुगेदर, दे कैन इंटरैक्ट, और वैसे फिर से ये भी आपस में इंटरैक्ट करके हैवी हो जाएंगे, ग्रेविटी पुल ज्यादा लगेगा और नीचे सेटल कर जाएंगे, कोगुलेट कर जाएंगे। ऐसा होगा नहीं होगा? तो आपको पता चला कि लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशन कैन कोगुलेट, एंड दैट कोगुलेट या प्रेसिपिटेट कैन बी इजीली कन्वर्टेड इनटू रीगेन इनटू कोलाइडल सॉल्यूशन जस्ट बाय शेकिंग इट। सो we don't need to worry into the lyophilic colloidal solution. We have to focus more onto this lyophobic colloidal solutions, because this Hardy-Schulze rule is completely focused for this lyophobic colloidal solutions. If you want to coagulate this lyophobic colloidal solution into precipitate, then what you think of? By which method you can do all that? Simply, how can you coagulate lyophobic colloidal solution? Can you think of? किस चीज को डालो? अपने आप तो हो जाएगा क्या? अपने आप हो जाएगा क्या? भाई अक्सर आपने देखा होगा अपने आप भी हो जाता है, उसके पीछे का रीजन आप समझ लेना।
लेकिन आपने नींबू या फिर आपने कोई खट्टी चीज डाली तो दूध जल्दी फट जाता है, दूध दही में जल्दी कन्वर्ट हो जाता है। तो आपको समझ में आना चाहिए कि व्हाट थिंग इज एडेड इनटू दिस कोलाइडल सॉल्यूशन टू प्रेसिपिटेट इट आउट। आई मस्ट से इट इज इलेक्ट्रोलाइट। You know very well about this electrolyte, which when dissolved into water, dissociate into ions. So when we put electrolytes into such lyophobic colloidal solutions, say AlCl3, calcium chloride, NaCl. So in order to neutralize this negative charge, what is required over here? Positive charge is required now. Positive charge will come, this will interact with the negative charge and neutralize. आपने ध्यान रखना होगा कि यहां पे मैंने सॉल्यूशन में सोडियम आयन जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है उसको मैंने यहां पे दिखा रखा है डिस्पर्सन मीडियम में फैले हुए। तो जब आप AlCl3 को यहां पे पुट करोगे तो इसका जो क्लोराइड आयन है, that chloride ion will interact with the positive charge present on the dispersion medium. And the positive charge will interact with the negative charge of this colloidal particles. So which positive charge is going to neutralize this colloidal particles earlier? कौन से चार्ज पार्टिकल जो है बहुत जल्दी ही इसके नेगेटिव चार्ज को खत्म कर देंगे? सर अगर आप AlCl3 लोगे तो इसकी कम रिक्वायरमेंट, इसके मास की, इसकी मात्रा की कम रिक्वायरमेंट होगी जस्ट टू न्यूट्रलाइज द होल सॉल्यूशन एंड कोगुलेट इट। अगर हम AlCl3 को यहां पे डालेंगे तो एल्युमिनियम के पास ट्राई पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से इसके पास ज्यादा पावर है इसके नेगेटिव चार्ज की कंडीशन को खत्म करने की। That's why this electrolyte can easily neutralize all this. Hope you understand. So out of these electrolytes, can you tell which one have greater power to coagulate this lyophobic colloidal solutions? Obviously this one. So now you have understood the colloidal solutions and coagulation of colloidal solutions completely. How lyophilic colloidal solution coagulate, how lyophobic colloidal solution coagulate. Lyophilic colloidal solution can coagulate by its own. Lyophobic colloidal solutions, since they have charge, so they are coagulated by just adding some electrolyte into it. Now you can completely understood this Hardy-Sulz rule just by knowing three things. First thing, Hardy-Sulz rule किसके लिए applicable है? Primarily for lyophilic or lyophobic. Just say, तो Hardy-Sulz rule is primarily applicable for the lyophobic colloidal solution in which colloids possess charge. Hardy-Sulz rule. The second thing which we have to learn under this is, see, if this colloidal solution possesses negative charge on the colloids, then obviously you require positive charge, greater positive charge from the electrolyte side. If it would have positive charge, if it would have positive charge, then what would you require in your electrolyte? Say, I must say calcium phosphate. Okay, calcium sulfate and calcium chloride. Here Cl possesses one negative charge, sulfate possesses two negative charge, and phosphate possesses what? Three negative charge. So if अगर colloidal solution में colloidal charge के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता तो इलेक्ट्रोलाइट में हमें नेगेटिव चार्ज को ज्यादा लेना होता है। मतलब नेगेटिव चार्ज वाले ऐसे इलेक्ट्रोलाइट जिन पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा है, अगर उनको आप ले आएंगे तो जल्दी न्यूट्रलाइज हो जाएगा colloidal particles और ये जल्दी कोगुलेट करेगा। सो दूसरा पॉइंट जो आपको Hardy-Sulz रूल में ध्यान रखना है वो ये है
कि सॉल्यूशन जिस नेचर का होगा, सॉल्यूशन के पास जो कोलोइडल पार्टिकल्स हैं उनके पास जो चार्ज होगा उसके अपोजिट नेचर के चार्ज की रिक्वायरमेंट हमें कहां में होती है, इलेक्ट्रोलाइट में होती है. होप यू अंडरस्टैंड. एंड द थर्ड वन इज greater the charge on electrolyte, greater will be its coagulation power. अगर आप सेकंड वाले को नहीं ध्यान में रखना चाहते हैं, if you want to remember only two things about this Hardy-Schulze rule, then first thing you remember it is applicable for the lyophobic colloidal solution, and second thing you have to remember that charge of the electrolyte, which must be opposite in nature to that of colloidal solution. Colloidal solution. So these are the two things which you have to learn about the Hardy-Schulze rule. First thing is it is applicable for the lyophobic colloidal solution, and second one is greater the charge on electrolyte, greater will be its coagulation power. Thank you. This is Praveen signing out until we meet again.